हेलो गाइस, वेलकम टू माय बुक रिव्यू। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जिस बुक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है आई टू हैड ए लव स्टोरी, जिसको लिखे हैं रविंद्र सिंह। तो ये एक रियल लाइफ बेस्ड हार्ट टचिंग लव स्टोरी है जो आप सबको बेहद पसंद आएगा। तो बाकी सब की तरह मैं इस बुक रिव्यू सेशन को एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं करूँगा, बल्कि इसको मैं 2-3 पार्ट में 2-3 वीडियो में डिवाइड करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे मानना यही है कि जब तक आप खुद को अथर के पोजीशन में अथर के साथ रिलेट नहीं कर पाओगे तब तक आप को इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप बुक के कहानी के सारे किस्से को अच्छे से समझें। तो विदाउट फर्दर डिले चलते हैं, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है 4 मार्च 2006 के एक रियूनियन से, जहां 4 दोस्त मनप्रीत, अमरदीप, हापी और अथर खुद, जिनका नाम है रविंदर सिंह, इन शॉर्ट रविन, हापी के घर कलकत्ता में एक दूसरे से मिलने की प्लान बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अथर उनकी हॉस्टल डेज के बारे में याद करते हैं, बताए हैं कि कैसे वो अपनी दोस्तों से हापी, एमपी, अमरदीप के साथ पहली बार मिले थे। उनका रूम शेयरिंग से लेकर उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थे कॉलेज में, सबकी बॉडी लैंग्वेज कैसा था, सबकी स्वभाव कैसा था, कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़, कौन कितना पढ़ाकू था, सब कुछ बताया है। हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद पहली बार 4 दोस्त एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। और रियूनियन होने तक हापी टीसीएस कंपनी के साथ लंदन में एक प्रोजेक्ट के ऊपर 2 साल काम कर चुके होते हैं। वहीं मनप्रीत भी ओक्वेन नामक एक फाइनेंस कंपनी के साथ बेंगलोर में काम करते हैं। अमरदीप भी एक कंपनी जिसका नाम है इवैल्यूसर्व, और वो एक डाटा मैनेजमेंट कंपनी होता है, उसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में होता है, वो भी वहाँ काम करते हैं। और रियूनियन के लिए दोनों मनप्रीत और अमरदीप मिलके कोलकाता के लिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले अथर हापी के घर पहुंच जाते हैं और हापी के माँ उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, जबकि हापी घर में मौजूद नहीं होते हैं, किसी काम से बाहर गए होते हैं और उनकी सेलफोन भी नॉट रीचेबल आता है। तो अथर वहाँ पे वेट करते हैं और एक गिलास पानी पी रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजता है और मनप्रीत एंड अमरदीप पहुँच जाते हैं। तो तीनों मिलके कुछ चिट चैट, कुछ बातें ऐसे कर रहे होते हैं, तभी हापी भी आके उनको ज्वाइन करते हैं। उसके बाद सब लॉन्च करते हैं एक साथ, फिर चारों एक अलग फ्लैट में चले जाते हैं जो सिर्फ मेहमानों के लिए, उन जैसे फ्रेंड्स के लिए रिज़र्व रखा गया था। फिर वहाँ वो रेस्ट करते हैं और अपनी पास्ट दिनों के बारे में याद करते हैं। बात बात में प्रेजेंट के उनकी कंपनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, सब बातें करते हैं। तभी हापी अथर को पूछते हैं कि तुम्हें यूरोप एंड अमेरिका के बीच में कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है। तो अथर रिप्लाई में देते हैं कि यूरोप, क्योंकि यूरोप में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। डाइवर्सिटी है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते वक्त लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है, उनकी फूड, उनकी आर्ट, उनकी कल्चर, आर्किटेक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनकी सब अच्छे होते हैं। और क्योंकि अमरदीप एंड एमपी फर्स्ट टाइम के लिए कोलकाता घूमने आए थे, इसीलिए सबने प्लान बनाया कि पूरे शहर को एक्सप्लोर किया जाए। होपफुली हापी के पास 2 बाइक थे, एक उसकी खुद का पल्सर था और दूसरा उसकी भाई का स्प्लेंडर। फिर चारों दोस्त कोलकाता के कुछ प्रमुख जगह, जैसे कि हुगली रिवर के ऊपर स्थित विद्यासागर सेतु, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूज़ियम एक्सेट्रा घूमने के लिए जाते हैं, घूमते हैं। समय समय में उतर के कोलकाता के कुछ फेमस स्नैक्स, स्ट्रीट फूड्स, स्वीट्स, फ्रूट जूस, इस सब का आनंद भी उठाते हैं। और मिट्टी के कप में आइस टी पीते वक्त जब मनप्रीत के नज़र अपनी घड़ी पे जाता है तो वो देखता है टाइम रात के 10:30 बजने वाला है। तो परेशान होकर बोलता है कि घर कब पहुंचेंगे। तो हापी उत्तर में बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपस्टेयर का एक्स्ट्रा कीज़ है,
एक्स्ट्रा चाबी है, हम किसी भी वक्त जाके पहुंच सकते हैं। 1 बजे से पहले तो बिल्कुल भी हम नहीं जाने वाले हैं। फिर हाप्पी एंड अर्थर बाकी दोनों को एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां बहुत ही शांति होती है और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी। वहीं पहुंचने से पहले उन सबको अपनी अपनी गाड़ियां एक जगह में पार्क करना पड़ा, क्योंकि आगे की रास्ता गाड़ी लेने के लिए उपयुक्त नहीं था। तो फिर उस जगह के बारे में अर्थर कुछ ऐसे बताए हैं कि वो कैसा था, जैसे एक बस्ती के जैसे प्रतीत हो रहा था। एक बस्ती में जैसे वो जा रहे हैं, वहाँ के चारों ओर अंधेरा था और बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था, एकदम शांत माहौल था। कुछ लोग रास्ते पे सो रहे थे, कुछ मछुआरे रास्ते पे सो रहे थे, कुछ लोग नशे के हालत में धुत पड़े थे एंड कुछ ट्रक्स भी वहाँ पे था एंड कुछ कुत्ते भौंक रहे थे और उनकी पैरों की चलने की आवाज़ के अलावा कोई भी आवाज़ नहीं था और साथ ही एक ठंडी सी लहर, ठंडी सी पवन भी बह रहा था। तो ऐसा कुछ सीन था वहाँ। तो चारों दोस्त जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी के ब्रिज को क्रॉस करते हुए फाइनली उनकी डेस्टिनेशन में पहुँच गए, जिसका नाम था लॉन्च घाट। जगह का नाम था लॉन्च घाट, जो जहाँ से पूरी कोलकाता शहर नज़र आता था नदी के एक तरफ से और दूसरी तरफ से पूरी कोलकाता शहर नज़र आ रहा था। अक्सर उस जगह से लोग अपनी नदी में ट्रैवल करते हैं, फेरी लेते हैं। फेरी आपको पता होगा, जो बोट होते हैं उनको फेरी भी बोलते हैं। तो कुछ लोग उस फेरी के सैर करते हैं, नदी में ट्रैवल करते हैं। तो वो जगह ऐसा था, एक छोटा सा पोर्ट कह सकते हैं, हार्बर कह सकते हैं। तो जगह बहुत ही खूबसूरत था, साथ ही उनकी ऊपर चाँद चमक रहा था और तारे भी चमक रहे थे। तो चारों दोस्त ने सुकून से वहाँ बैठ गए और अपने अपने बाहें फैलाकर लंबी सांसें ली। फिर अर्थर उस जगह को ऐसे डिस्क्राइब किए हैं जैसे कि कंपेयर किए हैं यूएस से। यूएस की न्यूयॉर्क में जैसा बड़े बड़े बिल्डिंग्स और उनकी छोटे छोटे चेन ऑफ लाइट्स, पर ये जो सीन था वो कुछ अलग था, क्योंकि अर्थर अपनी फ्रेंड्स के साथ थे। तो यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था उनके लिए। अब शुरू होता है असली डिस्कशन, जो अर्थर के लाइफ चेंज कर देता है। जब अमरदीप पूछता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्कूलिंग इज़ डन, इंजीनियरिंग डन, गेटिंग ए गुड जॉब डन, गोइंग अब्रॉड इज़ डन, बैंक बैलेंस इन प्रोग्रेस, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट माइलस्टोन। अब तक सबको समझ आ गया था कि शादी की बात हो रहा है और हाप्पी अर्थर के तरफ इशारा करते हुए बोले कि उनसे पूछिए। तो अर्थर रिप्लाई देते हुए बोले कि मुझे तुम लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे फैमिली में मॉम एंड डैड पागल हो रहे हैं और मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। क्या मैं एक अच्छा बैचलर नहीं बन सकता क्या? तो इस बात का उत्तर देते हुए मनप्रीत कहता है कि हम बेचारे पुअर बैचलर्स कह के हंसते हैं, लेकिन अमरदीप जो है वो सीरियस हो जाते हैं और सीरियस होके पूछते हैं। तो बाकी सब उन्हें पूछते हैं कि क्या तुम्हारा शादी फिक्स्ड हो गया है? तो उन्होंने कहते हैं कि नहीं, मेरे भी हालत तुम जैसे है, लेकिन ये फैक्ट है कि आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही होगी और एक जीवन साथी के साथ सेटल होना होगा। कब तक हम अपनी पेरेंट्स के बातों को इग्नोर करते रहेंगे? उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, उनका भी कुछ विशेस हैं, कुछ सपने हैं हमारे लिए। तो इसके बाद हाप्पी ने कहा, पर क्या तुम सच में तैयार हो तुम्हारी सारी ज़िंदगी किसी के साथ बिताने के लिए? कॉलेज के 4 साल हम सबको कितनी एडजस्ट करनी पड़ी और ये तो पूरी उम्र की बात है। एमपी ने कहा, क्या हम अभी जैसे हैं, ज़िंदगी जैसे गुजर रही है, जैसी
अभी चल रही है, क्या वैसे नहीं जी सकते हैं? तो अमरदीप ने कहा कि खुद को 60 साल के बाद इमेजिन करो, ज़िंदगी गुजरना उतना इजी नहीं होता है। ये एक जर्नी है और ये जर्नी को एक लाइफ पार्टनर के साथ ही कंप्लीट करना होता है। ऑथर को फर्स्ट टाइम के लिए लगा कि वो एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, या शायद सबको ये अब समझ आ गया था कि हम मैच्योर हो गए हैं ऐसे टॉपिक में डिस्कस करने के लिए। बहुत सारे किंतु परंतु उठा और उनका जवाब भी दिया गया। बहुत सारे बहुत सारे विचार रखे गए, बहुत सारे डिबेट भी चला। ऐसा नहीं था कि वो सब शादी के खिलाफ थे, पर सबको शादी के फ़ायदे के बारे में जानना था। क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? क्या इसको टाल नहीं जा सकता? फिर कुछ देर बाद सवाल उठा कि अरेंज्ड मैरिज या लव मैरिज, पेरेंट्स के चॉइस या हमारा चॉइस। अमरदीप ने कहा ये एक पर्सनल चॉइस है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को हमारी चॉइस पर एतराज़ होगा। एमपी ने कहा देखो, हम सब नॉर्थ इंडियंस हैं और हम सब घर से दूर काम कर रहे होते हैं। एक सोलमेट फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और हमारा जैसा जॉब प्रोफाइल है, हम जैसे काम करते हैं, हमारी काम हमें अलाउ नहीं करता कि किसी नए लोगों को एक्सप्लोर करें, उनसे इंटरेक्ट करें। और मैं जितना आप सबको जानता हूँ, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए किसी को भी चूज कर ले और हम उससे शादी कर लेंगे। ऑथर को एमपी के बातों में पॉइंट लगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि अपनी पेरेंट्स के मर्जी से शादी करे, उनका भी एक खुद का पसंद है। पर पिछले कुछ 1 साल से वो विदेश में रहते हैं और उनको पता भी नहीं कि आगे के सालों में शायद वो इंडिया में काम करेंगे या नहीं। इस सिचुएशन में मैरिज प्लान करना पॉसिबल नहीं है, और जैसे इंसान वो है, वो किसी विदेशी लड़की के साथ सेटल नहीं हो सकते। विदेशी तो क्या, उनको सिर्फ पंजाबी लड़की से ही शादी करनी है, ऐसी वो माइंडसेट बना रखे थे। फिर उन लोगों के बीच ये बात छिड़ी कि वो सब आईटी ग्रेजुएट्स भी हैं, रोज़ की लाइफ में वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, इंटरनेट का एक अहम भूमिका है उनकी लाइफ में। तो और दुनिया भी इंटरनेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प रखता है अभी। तो क्यों ना हम इंटरनेट पे मैरिज के लिए कुछ मैरिज के बारे में सोचें, इंटरनेट से कुछ हेल्प लिया जाए। तो हापी ने कहा क्या हम मैट्रिमोनियल साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं? तो सबने कहा हाँ। क्या ये वेबसाइट सच में यूज़फुल है? मुझे तो नहीं लगता, मनप्रीत ने ऐसा कहा। फिर उसकी उत्तर देते हुए अमरदीप ने कहा एक डिश खट्टा है या मीठा है, जानने के लिए पहले हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा, या किसी अनुभवी इंसान से पूछो जो उसे टेस्ट कर चुका होता है। और सब हंस पड़े। फिर अमरदीप वेबसाइट के बारे में एक्सप्लेन किया कि कैसे वहाँ आप एक ही जगह में बैठ के, अपनी डेस्क में बैठ के बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल विज़िट कर सकते हैं। और ऐसे भी फ़िल्टर्स हैं जो सिर्फ़ आपकी चॉइस का लोगों को आपको दिखाएगा, आपकी पसंद का आप जो भी फ़िल्टर में डालेंगे वही रिज़ल्ट आपको शो करेगा। तो ऐसे कुछ वो वेबसाइट के बारे में सबको इंट्रोड्यूस किया। अब तक रात के 1:30 बज गए थे और सबकी भूखे पेट सबको ये याद दिला दी कि उनका भी एग्जिस्टेंस है। तो सब ने सोचा चलो डिनर किया जाए। तो वहाँ से सब उठे, और उठते उठते तभी मनप्रीत ने कहा कि कौन पहले करेगा? तो हापी ने हंस के कहा क्या पहले करेगा, शादी पहले करेगा या शादी.com में प्रोफाइल पहले बनाएगा? और हापी अथर के तरफ इशारे करते हुए बोले ये लड़का। सुबह 4 बजे तक सब ने डिनर कर लिए थे और सो गए,
और दूसरे दिन कोलकाता के कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस, कुछ हैंग आउट प्लेसेस विज़िट किए और फिर से लॉन्च घाट पहुँचे जहाँ वो फेरी के सफ़र किए। आर्थर ने बताया है कि फेरी का राइड करना 1912 में टाइटैनिक में सफ़र करने से कुछ कम नहीं है। जब तुम अपनी दोस्तों के साथ हो तो बिल्कुल एक अलग किस्म का आपको आनंद प्राप्त होता है। फिर रात को बाकी तीनों ने आर्थर को हावड़ा स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए और आर्थर अपनी शहर भुवनेश्वर के लिए वहाँ से रवाना हो गए। फिर अगले दिन अमरदीप एंड एमपी भी बेंगलोर के लिए फ़्लाइट पकड़े और कुछ दिन बाद हापी भी लंदन चला गया। यहाँ से कहानी का एक नया पड़ाव शुरू होता है जहाँ 3 हफ्ते बाद आर्थर अपनी ऑफिस में होते हैं और अपनी एल्बम देख रहे होते हैं। यूनियन के कुछ फ़ोटोज़ ईमेल में देख रहे होते हैं जो उनको हापी ने भेजा हुआ होता है। तब अचानक एक एडवर्टाइजमेंट फ्लैश होता है शादी.com के तरफ से, जहाँ एक सुंदर लड़की अपनी परफेक्ट मैच ढूंढ रही है। आर्थर उस लिंक पर क्लिक करते हैं और वो वेबसाइट में पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते उनके सामने बहुत सारे लड़कियों की प्रोफाइल आता है और वो एक के बाद सबको विजिट कर रहे होते हैं। तब उनको रजिस्टर करने के लिए और एक दूसरा मैसेज आता है जहाँ लिखा होता है कि यू हैव टू रजिस्टर टू फाइंड मोर प्रोफाइल्स। ऑफिस में ज़्यादा काम ना होने की वजह से आर्थर रजिस्टर कर लेते हैं वेबसाइट पे। वो वहाँ अपनी एक अच्छे से फ़ोटो डालते हैं, अपनी बारे में अबाउट सेक्शन में अच्छी बात लिखते हैं, अपनी प्रोफेशनल ट्रिप्स के बारे में लिखते हैं जहाँ वो यूरोप एंड यूएस विजिट कर चुके हैं। साथ ही उनकी हॉबीज़ के बारे में भी बताए थे। फिर आर्थर ने अपनी फ़िल्टर में पंजाबी गर्ल्स सिलेक्ट करते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो रिजल्ट पेज में ढेरों सारी पंजाबी गर्ल्स के प्रोफाइल शो करता है। जल्द ही एक दिल दुखाने वाला मैसेज पॉपअप होता है। इसमें लिखा था कि उन सुंदर चेहरों के साथ बात करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। आर्थर अपने मन ही मन के है, आजकल साला कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री का बस इतना था कि तुम उनकी प्रोफाइल देख सको और एक मैसेज भेज सको, लेकिन अगर वो तुम्हें रिप्लाई बैक भी करते हैं तो आप उन मैसेज को रिसीव नहीं कर पाओगे जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो। अब तक हापी, अमरदीप एंड एमपी को आर्थर के प्रोफाइल के बारे में पता होता है, लेकिन उनकी खुद की फैमिली, पेरेंट्स को किसी को पता नहीं होता है। कुछ दिनों बाद शादी.com से अच्छे रिस्पॉन्स ना आने की वजह से आर्थर की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे चला जाता है। आर्थर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं और अक्सर वीक में 1-2 बार वेबसाइट में चले जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे प्रोफाइल्स नहीं मिलते उनको। फिर एक शाम को आर्थर की उनकी फ़ोन में एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है, हाय, आई एम खुशी, आई रिसीव्ड योर मैसेज ऑन माई अदर सेल फोन, कैन यू कॉल मी प्लीज़ नाउ। वो दिन 20 जुलाई 2006 6:58 हुआ था जब वो मैसेज आर्थर के फ़ोन में मिला। आर्थर तब एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे यूएस के क्लाइंट के साथ बिजी थे। जल्द ही रविन को याद आ गया कि ये वही प्रोफाइल है जहाँ से हफ्ते पहले से एक्सेप्टेंस मिला है। साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी मिला था। तभी आर्थर रिप्लाई में लिखते हैं, आई एम इन द मिड ऑफ ए कॉन्फ्रेंस कॉल, आई विल रिप्लाई यू इन अनदर हाफ एन आवर। फिर अगले पल में रिप्लाई आता है, आई टू हैव कंप्लीटेड माई कॉन्फ्रेंस कॉल 2 minutes बैक, यू कंप्लीट योर्स एंड आई कैन वेट टिल देन।
कॉन्फ्रेंस कॉल ख़त्म होने के बाद उसको कॉल करने से पहले रबिन एक बार उसकी प्रोफाइल विजिट करते हैं। हेलो, एक खूबसूरत आवाज़ दूसरी तरफ से आया। हाय, दिस इज़ रबिन एंड हाय, आई एम खुशी। वो बहुत ही प्लीजिंग एंड कॉन्फिडेंट वॉइस में कही। फिर रबिन कहा, सॉरी तुम्हें इंतज़ार करवाया क्योंकि मैं एक कॉन्फ्रेंस कॉल में क्लाइंट के साथ था। खुशी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मेरा भी कुछ काम बाकी रह गया था। दोनों का कन्वर्सेशन फॉर्मली बिगिन होता है और कुछ ही वक्त में दोनों बहुत रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल हो जाते हैं जब वो एक दूसरे के बारे में कुछ अम्यूजिंग थिंग्स डिस्कवर करते हैं। खुशी कहते हैं कि मैं जाना कि तुम 1982 में पैदा हुए हो। मैंने कहा कि हाँ, 4 फरवरी। कुछ खास है क्या? मैं भी कोशिश करता उनकी प्रोफाइल के बारे में याद करने को, पर बस एक ही चीज़ याद आया, उनकी खूबसूरत चेहरा। उसने कही, तुम शायद नोटिस किए होंगे कि मेरे जन्म वर्ष और महीना भी सेम है। मैंने कहा, ओह हाँ, 22 फरवरी में देखा था। फिर मैंने कंप्यूटर में उसकी प्रोफाइल देखने लगा और बोला कि तुम फरीदाबाद में जन्मी हो ना? उसने कहा, नहीं, मैं कोलकाता में पैदा हुई थी। मेरे पापा डिफेंस में थे और जब मैं पैदा हुई तब उनकी पोस्टिंग कोलकाता में थी और हम फैमिली के साथ रह रहे थे। रियली? तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं चिल्लाते हुए मेरे सारे कोवर्कर्स, सारे सहकर्मियों की अटेंशन खींच लिया। उसने कही, क्या हुआ? मैं कहा, गेस करो। और मैं सीढ़ियों की एरिया में जा पहुंचा जहां मैं खुशी के साथ अकेले में अच्छे से बात कर सकूं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। तो उसने कही, अब ये मत बोलो कि तुम भी पैदा हुए हो। उसकी बातें ख़त्म नहीं हुई कि मैं बोला, अरे हाँ, मैं भी कोलकाता में पैदा हुआ था। उसने कहा, पर कैसे? मैंने कहा, वो मेरे मम्मी के मायका है। मुझे पता नहीं हम इस बात पर क्यों चीखे चिल्लाए, जैसे कि जबकि हजारों लोग वही सेम ईयर सेम मंथ में पैदा हुए होंगे। फिर उसने कही, जानते हो, और भी एक चीज़ हम दोनों में कॉमन है, द क्लासिकल म्यूज़िक थिंग। मुझे पता लगा कि तुम्हारे पास सितार बजाने का एक डिग्री है। मैंने उनसे पूछा तो वो कहा, हाँ, और मुझे भी पता चली कि तुम्हारे पास तबला बजाने की भी डिग्री है। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है, सिर्फ इस चीज़ के लिए मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करना चाहिए और मैं तुम्हें तुम्हारी प्रोफाइल में मैसेज किया था। फिर मैंने कहा, एक तबला एक लड़की को एक लड़के से बात करने के लिए मजबूर कर दिया? सच में लड़कियों को समझना इम्पॉसिबल है। पर मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और मेरे डैड को गले मिलने की और शुक्रिया कहने को मन कर रहा था, जो मुझे तबला सीखने के लिए फोर्स किए थे। दोनों सेम यूनिवर्सिटी से क्लासिकल म्यूज़िक में डिग्री हासिल किए थे। दोनों आईटी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आउट कर ली थी जो हम दोनों में कॉमन थी। जानते हुए भी मैंने पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम नोएडा के एक आईटी कंपनी में काम करती हो ना? उसने बोली, हाँ, मैंने सुना था इन्फोसिस में काम करने वाले बहुत पढ़ाकू होते हैं और अच्छे रैंक होल्डर भी होते हैं। ऐसे सच में होता है क्या? फिर मैंने कहा, तो क्या तुम मुझसे नो एक्सपेक्ट कर रही हो? फिर हम दोनों जोर से हंस पड़े। तो ये था हम दोनों का पहला कैंडिड टॉक, जो एक दूसरे को बिना देखे, बिना फिजिकली मिले हुए, बिना देखे बात किए थे। उस कॉल में हम और भी बहुत बातें करें, जैसे कि हमारे लेटेस्ट मूवी जो हम देखे थे,
उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, हमारे कॉलेज डेज, म्यूज़िक और बहुत भी और एरिया जहाँ पे हम दोनों का इंटरेस्ट है। उसने पूछी, तो तुम्हारा फैमिली भुवनेश्वर में रहता है? मैं कहा नहीं, मेरे माता पिता एक छोटे से प्लेस जो कि है बुर्ला, संबलपुर, उड़ीसा में, वहाँ रहते हैं। और मैं और मेरा भाई दोनों भुवनेश्वर में किराए में एक रूम लेके वहाँ पे रहते हैं एंड इन्फोसिस में काम करते हैं। हम दोनों हफ्ते में कभी कभी मम्मी पापा से मिलने बुर्ला चले जाते हैं। बस में बस एक ही रात का बात है, आप भुवनेश्वर से बुर्ला पहुँच जाओगे। हम तकरीबन 1 घंटे बात किए जब तक मैं मेरे कान में गर्मी महसूस नहीं किया और मेरी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी, उसकी आखिरी सांस ले रही थी। भले ही मैं और ज़्यादा बात करना चाहता था, मुझे कहना पड़ा, सुनो, मेरी बैटरी ना ख़त्म होने जा रहा है, बट आई होप हम आगे भी इस तरह बातें करेंगे। तो वो हंसते हुए बोली, तुम्हारी बैटरी? मैंने कहा, आई मीन मेरे मोबाइल की बैटरी। फिर हम दोनों हंस पड़े। मैं कहा, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग विथ यू। उसने कही, सेम हियर, आई लाइक टॉकिंग टू यू वेरी मच, सी यू। मैं कहा, या बाय। फिर उसने कहा, बाय के बदले तुम सी यू कह सकते हो, ये अच्छा रहेगा, इसका मतलब हम फिर से इंटरेक्ट करेंगे। उसकी ये बात उस वक्त मेरे दिल को छू गई और उसकी मासूमियत, उसकी बात करने का तरीका मेरे दिल को छू गया था। उस रात जब मैं बेड में सो रहा था, तब सारे कन्वर्सेशन को याद कर रहा था। सोच रहा था कि क्या मैं थोड़ा और मजाक अंदाज दिखा सकता था ताकि वो थोड़ा और इम्प्रेस हो सकती थी, या जैसे भी था हमारा कॉल परफेक्ट था, क्या वो भी अपने रूम में बैठकर ये सब सोच रही होगी। ऐसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे उससे फिर से कॉल करने का तलब उठा, पर मुझे कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शुरुआत में सारी चीज़ें ख़राब हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं वो लड़का बन जाऊं जो रात 11:30 को फ़ोन करके परेशान करे। मैं खुद से बड़े जोश से बोला नो और फ़ोन को स्विच ऑफ किया और सो गया और मेरे चेहरे पे एक ब्लश था। मैं खुद से बात कर रहा था और ब्लशिंग कर रहा था। अगले दिन मैं उसकी कॉल की वेट करा। वैसे हम लोग डिसाइड नहीं किए थे कि वो मुझे पहले कॉल करेगी, पर मेरा गॉड फीलिंग्स ये कह रहा था कि वो मुझे पक्का कॉल करेगी। 10 बज चुका था, मैं ऑफिस में था, मुझे बड़े बेचैन हो रहा था उसकी मधुर आवाज़ सुनने के लिए, पर एट द सेम टाइम मैं यही चाहता था कि वो मुझे कॉल करे। लड़कियों के केस में हापी ने मुझे एक सक्सेस फंडा दिया था। वो था कि डोंट मेक देम फील दैट यू आर गोइंग क्रेजी आफ्टर देम, जस्ट गिव सम टाइम एंड दे विल कम टू यू। फिर देखते ही देखते 11 बज गए। मैं जान गया था कि हापी बेवकूफ़ है और मैं उसे गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया। पता है कि बहुत लेट हो चुका है ये मैसेज भेजने के लिए, बट फिर भी उस तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो मैं समझ गया कि सच में असली बेवकूफ़ कौन था। मेरे दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ रहे थे। दिमाग कुछ कह रहा था, दिल कुछ कह रहा था। दिमाग कह रहा था कि वो खुद को क्या समझती है। मैं थोड़ा ईगो में था, जबकि मेरे दिल बस उसकी आवाज़ सुनने के लिए दीदार बैठा था। एंड में अपनी दिल की सुनते हुए मैं उसकी नंबर डायल कर दिया
तो उसने फ़ोन उठाई और बोली, हे हाउ आर यू। तो मैंने कहा, जब कोई तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करता है तो वो भी ऐसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है तुमसे। मैं ठीक हूँ, मैंने बोल दिया। उसने कही, आई वॉज गोइंग टू रिप्लाई ऑन द वे टू द ऑफिस। मैंने कहा, यू मीन यू आर स्टिल एट होम। उसने कही, हाँ एक्चुअली मेरा काम आफ्टरनून शिफ्ट में रहता है क्योंकि यूके वेस्ट क्लाइंट के साथ काम करना होता है। उसी बीच उसकी टैक्सी आ गई थी और वो अपनी मॉम को बाय बोलकर अपनी फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में बैठ गई। तो मैंने बोला, व्हाट्सअप। उसने कही, मॉर्निंग में अम्मी दी घर पर थी इसीलिए मैं फ़ोन नहीं की। अम्मी दी मैं गुनगुनाया जैसे मैं भूल गया था कि वो कौन है। भले ही वो मुझे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इंट्रोडक्शन दे चुकी थी, कौन है कितने लोग हैं सबकी इंट्रोडक्शन दे चुकी थी, पर शायद मैं सबको भूल चुका था क्योंकि मैं बस उसकी याद में उसकी चेहरे को याद रखा था। तो फिर से वो बोली कि मेरे फैमिली में 3 सिस्टर्स और 1 ब्रदर है। मिसा दी सबसे बड़ी लुधियाना में रहती हैं और उनकी पति देवेंद्र जीजू। उनकी एक प्यारा सा बेटा भी है, डैन, जो नर्सरी में पढ़ता है। फिर आते हैं अम्मी दी जो सेकंड में है, वो भी शादीशुदा है। उनकी पति का नाम है पुष्कर जीजू। वो नोएडा में रहते हैं और एक बीपीओ या कॉल सेंटर कह सकते हो उसमें काम करते हैं। फिर आता है दीपू जो खुशी से 2 साल छोटा है और आसाम की कोई एमएनसी कंपनी के साथ काम करता है। और सबसे नीचे जो कि है मेरी प्यारी सी साली छोटी, उसका नाम है नीरू। नीरू बहुत ही स्वीट है। उसी कॉल में खुशी ने कहा कि वो रात को 9:30 के आसपास अपनी ऑफिस से निकलती है और रात 11 बजे तक घर पहुंच जाती है। इसका मतलब मैं सोचा कि लेट नाइट में कॉल कर सकते हैं अगर कभी मन हुआ तो कुछ इस तरह हमारी बातें शुरू हो गया था। मैसेज भेजना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम कभी हमारे एक्चुअल पर्पस के बारे में बात शुरू नहीं किए थे जो कि था मैरिज। पर एक दिन वो ये बात शुरू करी जब मैंने उसे अपनी बेल्जियम वाला पिक्चर अपनी दोस्तों के साथ फॉरवर्ड किया। उसने कही कि आई नोटिस वन पिक्चर विद द डिस्क्रिप्शन एंजॉइंग रेड वाइन इन ए पब। तो इसका मतलब तुम दारू पीते हो। मैंने कहा, हाँ पर बहुत रेयर, 3 मंथ में एक बार या 6 मंथ में एक बार किसी ओकेज़न पे जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ और जब वो मुझे इंसिस्ट करते हैं तो उनको कंपनी देने के लिए कभी कभी पी लेता हूँ। तो उसने कही, आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगे पर मुझे ना हमेशा से एक ऐसे लाइफ पार्टनर चाहिए था जो शराब से दूर है। देखो, हर इंसान की कुछ लाइक्स कुछ डिसलाइक्स होते हैं, पर जब हम शादी की बात करते हैं तब दोनों लोग एक दूसरे को ऑलवेज रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक भरोसा की बात होता है, थोड़ी कंप्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए। देखो, अगर तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे तो मैं तुम्हें ये मिन्नतें करूँगा कि एक शराब के बिना वाला ज़िंदगी चुनो। वो हम दोनों में पहली थी जो ऐसे कही, इफ़ यू आर गोइंग टू माई लाइफ पार्टनर, अगर तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनने जा रही हो। और उसकी आवाज़ में ये सब बहुत मैजिकल फील हुआ और मैं भी ये वादा कर दिया कि ये एक जेंटलमैन का प्रॉमिस है कि अगर तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगी तो मैं तब तक शराब नहीं पीऊँगा जब तक तुम ना कहो। हंसकर बोली,
प्रॉमिस आर मीन टू बी केप्ट। मैं कहा, एब्सोल्युटली। ये हमारी कहानी का एक शुरुआत विकास हो गया था, जहाँ उससे मेरे से बात करना अच्छे लगने लगा था और मुझे भी। मुझे पता नहीं था कि वो प्रॉमिस मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, पर जो भी है डेफ़िनेटली जो अच्छा है वो था हम दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ था। ये बस शुरुआत था, बस एक टफ कॉल था, पर मेरे अंदर कुछ कह रहा था उसे पाने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। अगर आपको कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपको भी जानना है आगे उनकी लाइफ में क्या क्या होगा, क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँगा तब आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये बुक परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर परचेस कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, सी यू, गॉड ब्लेस यू।